हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हमारा है लेक्चर नंबर 17 जिसमें हम क्लास 12 की बैंकिंग पढ़ने वाले हैं। बैंकिंग का चैप्टर है क्लियरिंग हाउस। ये चैप्टर नंबर 6 है और इसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 को लेक्चर नंबर 16 हमने बनाया है और इस चैप्टर में थोड़ी सी बातें बच गई थी जो कि आज हम पूरा करने वाले हैं। और वो कौन सी बात है, उसका नाम है वर्किंग मेथड ऑफ क्लियरिंग हाउस। वर्किंग मेथड ऑफ क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस कैसे काम करता है, हिंदी में बोला जाए तो समाशोधन गृह की कार्य प्रणाली। चलिए हम देखते हैं कि कैसे क्लियरिंग हाउस अपना काम करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग मेरी वीडियोस अगर पसंद करते हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। दूसरों तक भेजेंगे ताकि वो भी आपकी तरह पढ़ाई कर सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई एक आदमी है वो चाहता है कि हम बी से कोई माल खरीदें। ये गया बी के पास और बी के यहां से माल उठा के लेके चला आया। गुड्स आ गया हमारे पास। कौन है? एक आदमी था ए जो गया बी के पास और बी के यहां से माल उठा के लेके चला आया। अब बताइए, ए पेमेंट देगा बी को? पेमेंट ना देके कैश में उसने क्या किया, एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट अगर आपको नहीं पता है तो आप लेक्चर 14 और 15 पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स में उसने क्या किया, चेक लिया और कितने रुपए का, मान लेते हैं 10 लाख रुपए। ये एक छोटा व्यापारी था, रिटेलर, और ये होलसेलर के यहां से माल लेके आया। रिटेलर ने एक चेक दिया। अब बताइए बी क्या करेगा? सबसे पहले ये अपने बैंक लेके जाएगा। ये अपने बैंक पे लेके जाएगा। ठीक है, अपने बैंक में चेक लेके गया, जमा किया। अब क्या तुरंत ही इसके खाते में पेमेंट मिल जाएगी? ऐसा नहीं होता। ये क्या करेगा, जब यहां पे बैंक में जमा हुआ चेक, तो अब ये चेक ये अपने क्लियरिंग हाउस को भेजना चाहेगा। ये चाहेगा ये चेक क्लियर होने के लिए चला जाए। ये जाता है चेक, जब ये जाता है तो अपने सर्विस ब्रांच पे जाता है। ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए हम गोरखपुर में, ये आदमी बी जो है ये एक शहर में रहता था, गोरखपुर, और ए है जो वो रहता था लखनऊ में। गोरखपुर का एक एरिया है जिसको हम उर्दू बाजार के नाम से जानते हैं। उर्दू बाजार में इसकी शॉप थी। अब ये अपने उर्दू बाजार वाले बैंक के ब्रांच पे लेके गया तो उर्दू बाजार वाला क्या करेगा, उस शहर के हेड ऑफिस, खास करके हेड ऑफिस जो होती है उसकी सर्विस ब्रांच होती है, जो सारे चेकों को ले जाकर फिर कहां देती है, वो देती है क्लियरिंग हाउस में। और क्लियरिंग हाउस कौन होता है, आपको मैंने बता के रखा है। क्लियरिंग हाउस होता है आरबीआई। कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अब अगर
कोई कोई कहता है सर गोरखपुर में तो आरबीआई है ही नहीं, आरबीआई तो है नहीं सर, कैसे आरबीआई भेज देंगे? तो बेटा जहां पे आरबीआई नहीं होती है वहां पे आरबीआई का सारा काम करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो भी उस शहर की एसबीआई की हेड ऑफिस जो होती है, वो सारा कौन काम करता है? आरबीआई के बदले कौन करने लगता है? एसबीआई करने लगता है। ठीक है, ठीक है। अब जब ये चेक इस बैंक से हेड ऑफिस गया, हेड ऑफिस से क्लियरिंग हाउस चला गया। क्लियरिंग हाउस कौन था? आरबीआई। अगर आरबीआई उस जिले में नहीं है तो उसकी जगह पे हेड ऑफिस क्या बैंक रोड वाली एसबीआई, क्योंकि हेड ऑफिस वही है। अब जैसे ही ये यहां पे पहुंचा, ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? चेक की पेमेंट की तैयारी करेगा। कैसे भैया? वो पुष्टि करेगा, वो जांच करेगा कि जो आदमी है ए, जो आदमी है ए, मान लो इसका खाता है पीएनबी में, तो पीएनबी से ये बात करेगा और उस चेक के बारे में सारी बातें पता कराएगा। कैसे पता कराएगा? उसके खाते को चेक करवाएगा, उसके खाते को चेक करवाएगा कि उसके खाते में 10 लाख रुपए हैं या नहीं। अगर 10 लाख रुपए हैं तो वो क्या करेगा? फिर इंफॉर्मेशन भेजना शुरू करेगा। हाँ, अब पीएनबी में भी इसका खाता था, तो पीएनबी की भी एक हेड ऑफिस होगी उस शहर में, लखनऊ में, पीएनबी की हेड ऑफिस। और पीएनबी का भी एक क्लियरिंग हाउस हुआ। ठीक है, यही सर्विस ब्रांच है। तो क्लियरिंग हाउस किससे बात करेगा? क्लियरिंग हाउस ये चेक भेजेगा अब पीएनबी को। अब ये पीएनबी चेक यहां पहुंच जाएगा, तो अब ये चेक कहां पे? जहां पे पेमेंट जो दे रहा है ए, जो पेमेंट देने वाला था, उसके ब्रांच पे भेजा जाएगा ये चेक। जब ये चेक यहां पहुंचेगा तब पूरी बात क्लियर हो पाएगी कि हाँ भैया ए के खाते में 10 लाख रुपए हैं। अब इस बात की पुष्टि हो जाएगी। जब इस बात की पुष्टि हो जाएगी तब यहां से इंफॉर्मेशन चेक के साथ वापस किया जाएगा कि हाँ भैया इसमें पैसे हैं। तब ये पीएनबी वाला ये इंफॉर्मेशन किसको भेजेगा? क्लियरिंग हाउस को भेजेगा। फिर वो क्लियरिंग हाउस क्या करेगा? ये इंफॉर्मेशन इस हेड ऑफिस को भेजेगा, गोरखपुर वाले। फिर ये जो है पेमेंट की इंफॉर्मेशन किसको भेजेगा? भैया बी के खाते में। बी के खाते में बताया जाएगा हाँ भैया ए ने पेमेंट कर दी, और बी को यहाँ पे पूरी पेमेंट उसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रोसीजर पे ये काम करते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8957908957। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपना नंबर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि आपकी तरह वो भी पढ़ाई कर सके, और आप हमें सपोर्ट करते रहिए। पसंद आती है वीडियो तो लाइक करते रहिए। अब देखिए, पेमेंट तो बी के खाते में पहुंच गई। कौन दिया? मान लेते हैं ये जो होलसेलर था, ये बी का खाता था आईसीआईसीआई में, आईसीआईसीआई। ये जो बैंक है वो आईसीआईसीआई है। ठीक है, अब बताइए पीएनबी ने क्या करवा दिया? बी के खाते में पैसा डलवा दिया। अब बताइए पीएनबी पेमेंट करेगा आईसीआईसीआई को कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि पीएनबी के कहने पे आईसीआईसीआई ने क्या किया? 10 लाख रुपए बी के खाते में डाल दिया। बट
अभी क्या ये बात क्लियर हो गई कि पीएनबी लाके पैसा आईसीआईसीआई को दे चुका है? ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। सिर्फ ऐसा बताया जा रहा है कि ए के खाते में से पैसा बी के खाते में चला गया, पर बी के खाते में पेमेंट किसने दी? आईसीआईसीआई ने दी। क्या पीएनबी ने दिया? सिर्फ अभी जानकारी प्रदान किया है। तो यहां से कट गया पैसा और इसके खाते में आ गया, बट कहीं पे कैश ट्रांसफर हुआ? यहां से कैश उठ के क्या आईसीआईसीआई में आया? अभी तक वो पैसा यहां पे नहीं आया। इसी के लिए देखिए, ये एक चेक की कहानी थी। ऐसा दिन भर में सैकड़ों चेक लिखे जाते होंगे एक दूसरे के ऊपर, कोई किसी के ऊपर लिखता होगा, कोई किसी के ऊपर लिखता होगा। तो इसी का काम करता है। तब मेन फंक्शन आता है क्लियरिंग हाउस का, कि ऐसे जो चेक लिखे जाते हैं वो कैश तो पहुंचा नहीं किसी के पास, कैश तो पहुंचा ही नहीं किसी के पास। तो जब कैश नहीं पहुंचा तो एक दूसरे के ऊपर भैया जितना भी बकाया है उसको एडजस्ट कर लिया जाए। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। वो एग्जाम्पल क्या था? मान लेते हैं एक बैंक है ए, एक बैंक है बी, एक बैंक है सी। ए ने बी के ऊपर चेक लिखा था 5 लाख रुपए का, तो बी दे दिया होगा पैसा, है ना? एक बैंक है ए, एक बैंक है बी, एक बैंक है सी। ए ने चेक लिखा बी के ऊपर, तो ए के कहने पे बी ने तो पैसा दे दिया। बट अभी बताइए ए ट्रांसफर करेगा कि नहीं करेगा बी के लिए पैसा? बाद में मैंने कहा बी से कि भैया तुम्हारे यहाँ एक आदमी है एक्स, जिसके खाते में आप 5 लाख रुपए डाल दीजिए। बी ने डाल दिया। अब बताइए ए पेमेंट देगा उसको कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो अब ए पेएबल है 5 लाख रुपए से। बी ने सी के ऊपर लिखा था 10 लाख रुपए का चेक। अब बी देगा किसको? सी को, क्योंकि सी से कहा गया था, बी ने कहा था सी से कि भैया एक खाते का होल्डर है आपके यहाँ वाई के नाम का, जिसको आप दे दीजिए 10 लाख रुपए। सी ने दे दिया वाई को 10 लाख रुपए। अब बी से लेगा या 10 लाख? अच्छा, सी ने कहा मैं 8 लाख रुपए ए को दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसके ऊपर एक चेक लिखा था, मेरे ब्रांच से एक चेक गया था ए के ऊपर, ठीक है? ए ने पेमेंट दे दी है, मैं उसको 8 लाख रुपए दूंगा। अब बताइए ए जाएगा बी के पास 10 लाख देने, 5 लाख देने, बी जाएगा सी के पास 10 लाख देने, सी जाएगा ए के पास 8 लाख देने, ठीक है? अच्छा, एक खाते को और ले लेते हैं, डी को भी ले लेते हैं। सी ने डी के ऊपर लिखा था 8 लाख, और डी ने कहा मैंने 5 लाख लिख के रखा है ए के ऊपर। अब बताइए, एक दूसरे के लिए सब पेएबल है, सब दे रहे। ए देगा बी को 5 लाख, बी देगा सी को 10 लाख, सी देगा डी को 8 लाख, और डी देगा कितना? 5 लाख ए को, ठीक है? तो डी देगा अगर 5 लाख ए को, तो 5 लाख से रिसीव भी हो रहा उसको, 5 लाख रुपए रिसीवेबल भी। अच्छा, बी दे रहा है सी को, बी दे रहा है सी को 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए इसको मिलने चाहिए। ए दे रहा है बी को 5 लाख रुपए, 5 लाख इसको मिलना चाहिए। अब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। अभी इस रिसीवेबल वाली लाइन को ना देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ए देने वाला था बी को 5 लाख, तो बी को मिलना कितना चाहिए? 5 लाख, है ना रिसीवेबल। अब बी देने वाला था सी को 10 लाख, तो सी को कितना मिलना चाहिए? 10 लाख। सी देने वाला था डी को 8 लाख, तो डी को मिलना कितना चाहिए? 8 लाख। डी देने वाला था ए को
5 लाख रुपए, तो ए को मिलना कितना चाहिए? 5 लाख। देखिए रिसीवेबल वाला। अब ठीक है, अब ठीक है, आगे चले। देखिए ए को मिलने वाला था 5 लाख, ए पेएबल था 5 लाख से, और उसको मिलना भी है 5 लाख रुपए। तो इसको ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, चाहे किसी से भी, ए बी सी डी किसी से भी। यही तो एडजस्ट कर रहा है क्लियरिंग हाउस कि किसको दौड़ना पड़ेगा किसको नहीं दौड़ना पड़ेगा। क्लियरिंग हाउस यही काम कर रहा है कि सबके बीच में एडजस्टमेंट करा रहा है। और क्यों एडजस्टमेंट करा रहा है? ताकि उसको परेशानी ना हो, किसी को भी परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। बी देने वाला था 10 लाख और पाने वाला था कितना? 5 लाख। पाने वाला था 5 लाख। अब बताइए क्या उसको 5 लाख रुपए अभी और देने नहीं है? तो ये माइनस में चल रहा है। माइनस मतलब ब्रैकेट में, माइनस मतलब अकाउंटिंग में ब्रैकेट। अच्छा, सी देने वाला था 8 लाख और पाने वाला था 10 लाख, तो 2 लाख रुपए और मिल जाए इसको तो इसका काम चल जाएगा। ये माइनस में नहीं है, ये अभी और पाने वाला। अच्छा, डी कह रहा था हमें देना 5 लाख है, हमको मिलना 8 लाख है, 3 लाख रुपए और हमें मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए एडजस्टमेंट हो गया। अब ए को कहीं दौड़ना नहीं है, ए का काम हो गया खत्म। बी को देना है 5 लाख रुपए, क्या करेगा? 2 लाख सी को दे देगा और 3 लाख डी को दे देगा, बात खत्म। यही एडजस्टमेंट होता है क्लियरिंग हाउस का एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट ऑफ क्लियरिंग हाउस। ठीक है, और यही फंक्शन क्लियरिंग हाउस कहलाता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो चेक क्लियर होता है उसी चेक को क्लियर करना ही क्लियरिंग हाउस का काम है, लेकिन ये चेक तो क्लियर हो गया, बट बैंकों की पेमेंट को एडजस्ट करना, बैंकों की पेमेंट को एडजस्ट करना ही क्लियरिंग हाउस का फंक्शन होता है। मैंने लेक्चर नंबर 16 में एक और एग्जाम्पल दे के रखा है, आप उसको देख लीजिएगा, आराम से आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। जब भी पढ़िएगा तो आप लेक्चर 16 और 17 दोनों एक साथ पढ़िएगा, तभी आपको पूरी बात क्लियर हो सकती है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंच सकें। ठीक है, गुड लक।